गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पाठ 15 के पहले और दूसरे भाग में हमने पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ, इसके अलावा हमने जो है इस कविता का वाचन किया, कविता का अर्थ बताया। दूसरे भाग में मैंने शब्दार्थ और इसका सर्रार्थ बताया। अब बारी आती है तीसरे भाग की। तीसरे भाग में हम इस पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न है, कवि नाविक से क्या कह रहा है। तो कवि नाविक से क्या कह रहा है, आपने कविता की पंक्तियों में बार बार ही पढ़ा होगा। और इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि नाविक से यह कह रहा है, कवि नाविक से कह रहा है कि वह अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दे, अर्थात नौका को तूफानों की ओर ले चले। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि कवि नाविक से कह रहा है कि वह अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो की जगह पे घुमा दे, ऐसा लिखेंगे, अर्थात नौका को तूफानों की ओर ले चले। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, समुद्र ने किस प्रकार का रूप धारण किया हुआ है। समुद्र ने किस प्रकार का रूप धारण किया हुआ है, इसका उत्तर आप लिखेंगे, समुद्र ने विकराल रूप धारण किया है, ऐसा लगता है मानो वह विष उगल रहा हो। ठीक है, आप लिखेंगे उत्तर कि समुद्र ने विकराल रूप धारण किया है, ऐसा लगता है मानो वह विष उगल रहा हो। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कवि ने मानव को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है। मिट्टी का पुतला क्यों कहा है, इसका उत्तर आप लिखेंगे कि मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था, क्षिति जल पावक, क्षिति का मतलब होता है मिट्टी, क्षिति जल पावक, पावक मतलब अग्नि, गगन समीरा, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब हवा। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। मृत्यु के बाद मानव शरीर नष्ट हो जाता है और सभी तत्व अपने अपने अंश में मिल जाते हैं। शरीर मिट्टी का बना ढांचा है, इसलिए मानव को मिट्टी का पुतला कहा जाता है। जी हाँ, बहुत ही यहाँ स्पष्ट रूप से उत्तर लिखा हुआ है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार से लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, सागर पार करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि सागर पार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहस की आवश्यकता होती है सागर को पार करने के लिए। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे यहाँ पर लिखित प्रश्नोत्तर की। तो लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंधड़ में, अंधड़ मतलब जो बवंडर आता है, तो अंधड़ में साहस को कैसे तौला जा सकता है। अंधड़ में साहस को कैसे तौला जा सकता है, इसका उत्तर आप लिखेंगे, अंधड़, अंधड़ का अर्थ यहाँ पर बाधाओं से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि अंधड़ अर्थात बाधाएं और विषम परिस्थितियों में ही हमें जीने की नई राह दिखाती है। फिर से देखेंगे, अंधड़ अर्थात बाधाएं और विषम परिस्थितियां ही हमें जीवन जीने की नई राह दिखाती हैं। यहाँ पर ही आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अंधड़ अर्थात बाधाएं और विषम परिस्थितियां ही या विषम परिस्थितियों में हमें जीवन जीने की नई राह दिखाती है। स्पष्ट करना चाहूँगा एक बार फिर से, अंधड़ अर्थात बाधाएं और विषम परिस्थितियों में ही, ऐसा आप लिखेंगे, विषम परिस्थितियों लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अंधड़ अर्थात बाधाएं और विषम परिस्थितियों में ही हमें जीवन जीने की नई राह दिखती है। या तो आप ऐसे लिखें या फिर लिखें अंधड़ अर्थात बाधाएं और विषम परिस्थितियों में हमें जीवन जीने की नई राह दिखती है। ठीक है, दिखाती है एक जगह पे, दिखती है लिखेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करने वाला ही अपनी मंजिल पाता है। कठिन परिस्थितियों का हिम्मत से सामना करने वाला, साहस से सामना करने वाला ही अपनी मंजिल पाता है। जो कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं कर पाता, वह लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहता है।
जो कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं कर पाता वह लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहता है, मतलब वह हार जाता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि ने मानव की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। मानव की क्या विशेषता है? इस कविता में कवि ने मानव की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि मृत्यु अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी का मतलब है कि एक दिन अवश्य आनी है। तो मृत्यु अवश्यंभावी है, यह जानते इस तथ्य को जानते हुए भी मनुष्य विषम परिस्थितियों से अंतिम सांस तक जूझता है, अंतिम सांस तक लड़ता है और कभी हार नहीं मानता। कवि ने मानव की इसी विशेषता की ओर इशारा किया है। कवि ने मानव की इसी विशेषता की ओर इशारा किया है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। इस तथ्य को जानते हुए भी मनुष्य विषम परिस्थितियों से अंतिम सांस तक लड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में किसे क्या प्रेरणा दी गई है? इस कविता में किसे क्या प्रेरणा दी गई है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि इस कविता में मनुष्य को सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई है। बहुत छोटा सा उत्तर और सामान्य सा उत्तर है कि इस कविता में मनुष्य को सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई है। आइए बात करते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने का मतलब यह है कि कविता की ये पंक्तियां हैं और इनका अर्थ आपको बताना है। शाब्दिक अर्थ ही नहीं बल्कि इनका जो भावार्थ है उसे स्पष्ट करना है। पहला है यहाँ पर, लहरों का यौवन मचला है। इसका आप आशय इस प्रकार से लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि युवा शक्ति में कठिनाइयों व बाधाओं से लड़ने की असीम शक्ति होती है। हाँ, क्या लिखेंगे? युवा व्यक्ति में कठिनाइयों व बाधाओं से लड़ने की असीम शक्ति होती है। अगला है यहाँ पर, इस अंधड़ में साहस तौलो। इसका क्या आशय होगा? आप इसे लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि कठिनाइयों में भी अपने साहस को टूटने मत दो और अपनी क्षमताओं को पहचानने में अपने साहस की परीक्षा लो। ऐसे समय में ही मानव के साहस की परीक्षा होती है। ऐसे समय में ही मानव के साहस की परीक्षा होती है। अगली पंक्ति है यहाँ पर मांझी भी कब थकता है। तो इस कथन का आशय यह है कि जब तक मनुष्य जिंदा रहता है वह परिस्थितियों और कठिनाइयों से संघर्ष करता रहता है। वह परिस्थितियों और कठिनाइयों में संघर्षरत रहता है। ठीक है, अगली पंक्ति, जब तक सांसों में स्पंदन है। इस कथन का आशय यह है कि जब तक सांस चलती है तब तक मनुष्य कार्य करता रहता है। जब तक सांस चलती है तब तक मनुष्य कार्य करता रहता है। ठीक है, जी हाँ, अब बारी आपकी है। गतिविधि में आप यहाँ पर एक परियोजना तैयार करेंगे। किस विषय पर, मैं आपको बताता हूँ। सागर और मानव विषय पर सचित्र परियोजना तैयार कीजिए, जिसमें सागर का सौंदर्य, सागर से प्राप्त होने वाली संपदा, सागर की उग्रता पर मानव की विजय, सागर संबंधी पौराणिक संदर्भ जो पुराणों में वर्णित है, पौराणिक संदर्भ आदि बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है किन किन चीज़ों पर? सागर से प्राप्त होने वाली सौंदर्य और जिसमें सागर का सौंदर्य हो, सागर से प्राप्त होने वाली संपदा, सागर की उग्रता पर मानव की विजय, सागर संबंधी पौराणिक संदर्भ आदि बिंदुओं को आप अच्छी तरह से जानें। फिर है 2004 में आए सुनामी से संबंधित। 2006 में सुनामी आई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो 2006 में आए सुनामी से संबंधित सूचना एकत्र कर प्रोजेक्ट बनाइए। ठीक है, अब बारी आपकी आती है। आप ईमानदारी से इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कक्षा परीक्षा अधिकतम अंक 10।
निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको इन शब्दों का अर्थ लिखना है। विष और अंधड़, मैंने कई बार जो है जिक्र भी किया है इन शब्दों का इस पाठ में, तो आप इन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। इन शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं आपको। कौन कौन से? जीवन और प्यार, इनका आपको वाक्य प्रयोग करना है। इनसे संबंधित एक वाक्य बनाना है जिनमें ये अलग अलग वाक्य आ रहे हों। 2 वाक्य बनाने हैं आपको, जिसमें एक वाक्य में जीवन आना चाहिए और दूसरे वाक्य में प्यार। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे आप। वायु और मानव के, वायु के 2 पर्यायवाची लिखिए और मानव के 2 पर्यायवाची लिखिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको विलोम शब्द लिखना है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो इन दोनों शब्दों का विलोम आपको बताना है। अमृत का जो विलोम होगा वो लिखना है और बुढ़ापा का जो विलोम है वो लिखना है। और इन दोनों विलोम शब्दों का प्रयोग इन कविता में भी हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो इनके विलोम शब्द आपको कविता में मिल जाएंगे। श्रुतलेख आपको लिखना है। और साफ सी हैंड राइटिंग में, बहुत सुंदर लिखावट में आप इस पाठ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।